मोहल्ला न्यूज चुनाव चर्चा में आपका स्वागत है। समीर सहगल, जो फेडरेशन ऑफ वजीरपुर विधानसभा वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक राजेश गुप्ता के बीच एक दिलचस्प बातचीत हुई। इस चर्चा में उन्होंने वजीरपुर के महत्वपूर्ण मुद्दों, पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों, विकास की चुनौतियों और आगामी चुनावी रणनीतियों पर खुलकर विचार विमर्श किया। साथ ही राजेश जी ने अपने काम के प्रति समर्पण और परिवार से जुड़े कुछ अहम पहलुओं को भी साझा किया। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं वजीरपुर के लोकप्रिय विधायक। मैं समीर सहगल, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ वजीरपुर विधानसभा की तरफ से मोहल्ला न्यूज़ के सभी दर्शकों को पहले हमारे लोकप्रिय विधायक राजेश गुप्ता जी, जो वजीरपुर विधानसभा के इस टाइम आप पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, एमएलए कैंडिडेट भी हैं, उनको आप सबसे रूबरू कराना चाहता हूं। राजेश जी, पहले तो मोहल्ला न्यूज़ के दर्शकों के लिए आप कुछ थोड़ा सा कहना चाहें। मैं उसके बाद आपसे प्रश्न पूछूंगा जो इस क्षेत्र की जनता से ही हमने लिए हैं, और आपकी लोकप्रियता का भी एक आकलन हो ताकि आपका एक थोड़ा सा रिपोर्ट कार्ड भी लोगों तक जाए। तो थोड़ा सा एक बारी राजेश जी। बड़ी अच्छी बात है कि मोहल्ला न्यूज़ के ज़रिए लोगों तक वो सारी बातें पहुंच सके जो लोग जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। सजेशन भी हो सकते हैं, एडवाइस भी हो सकती है, प्रेज़ भी हो सकता है। तो अच्छी बात है, आपने एक पहल करी और मैं तो हमेशा ऊपर हूँ। लोग मुझसे बात करते रहे हैं, मैं उनसे करता रहा हूँ, और आपके माध्यम से ज़्यादातर लोगों तक ये बात पहुँचे, बहुत अच्छी बात है। राजेश जी, जैसे ये पिछले विधायकों में देखा जाए तो आज तक वजीरपुर विधानसभा से दीपचंद बंधु जी के अलावा कोई भी 2 बारी नहीं जीत पाया था, कोई भी विधायक। आपने ये कारनामा ऑलरेडी कर रखा है और अब तीसरी बारी भी आपकी पुरजोर एक आप टिकट भी लाए हैं आम पार्टी की, और आम पार्टी का वैसे भी जो वोटर बेस है दिल्ली में बहुत स्ट्रांग है। तो आप क्या समझते हैं कि एक हैट्रिक लगने का है आपका? ऐसा है समीर जी, जो चुनाव लड़ता है वो तो जीतने के लिए लड़ता है। 15-16 कैंडिडेट्स होते हैं, 2-3 बड़ी पार्टीज़ के होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटी पार्टीज़ के इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ते हैं, और सब इस उम्मीद के साथ में लड़ते हैं, इस विश्वास के साथ भी शायद लड़ते हैं कि वो जीतेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत स्ट्रॉन्ग है। पिछली 2 बार से न सिर्फ हम 3 बार से सरकार बना रहे हैं, जिनमें से पिछली 2 बार में एक बार 70 में से 67 सीटें हैं, दूसरी बार 70 में से 62 सीटें हैं। दूसरी बार में जो 8 सीटें हमारे, उनमें से 6 सीटें उस क्षेत्र में है जहां पर शाहीन बाग की लगातार बात हुई, तो 6 सीटें उस एरिया में हार गई। उसके अलावा सिर्फ 2 सीटें बाहर हारे, बदरपुर और रोहिणी। 6 सीटें एक ही एरिया में हारे हैं। तो ठीक है, वहाँ एक माहौल ऐसा बनाया गया था। इस बार फिर से दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं, और जिस तरीके से चुनाव रोज आगे बढ़ रहा है, रोज जिस तरीके से उठ रहा है, लोगों में जो मैं उत्साह देख रहा हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक में रहता हूँ, और जिस तरीके से उत्साह दिख रहा है, तो मुझे कम से कम इसमें कोई दो राय दिखाई नहीं देती कि आम आदमी पार्टी सरकार भी बनाएगी, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे। और रही बात मेरे जीतने की, तो मुझे लगता है कि आप भी पब्लिक में रहते हैं, मुझसे अच्छा आपका। मैं तो इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा कि हैट्रिक की मतलब प्रोबेबिलिटी तो लोग भी कह रहे हैं, तो मैं एक आपके मुंह से भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल और एक जनता तक भी एक ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इस क्षेत्र में आज तक 2 बारी से ज्यादा कोई नहीं जीता। आप उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक करने जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि होइए वही राम रचि राखा, तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन मुझे इसके आगे एक बात और कहनी है कि कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंस में कभी रहता नहीं हूँ। 400 पार 400 पार 400 पार कहने वाले 272 तक भी नहीं जाते। तो काम करना है, मेहनत करनी है। अभी चुनाव में समय है, एक एक मिनट कीमती होता है, और मुझे लगता है कि जिन लोगों से मेरा व्यवहार रहा है, जो संवाद रहा है, वो लोग बहुत अच्छा मेरे लिए काम कर रहे हैं। ना सिर्फ मेरे कार्यकर्ता, बल्कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जिनके लिए मैंने काम करा है, वो भी आज लोगों में बैठ के चर्चाएं करते रहते हैं। तो जो पॉजिटिव माहौल मैं देखता हूँ, तो उससे मुझे लगता है कि तीसरी बार की राह मुश्किल नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। राजेश जी, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस भी है और आप यंग भी हैं। अब इस बात को आप कैसे देखते हैं, और हमारी इस विधानसभा में इसका क्या फायदा मिल सकता है? देखिए, यंग होने का फायदा तो ये है कि भाई आपको ज़्यादा काम करने के घंटे मिल जाते हैं, आप दौड़ ज़्यादा पाते हैं, आपके अंदर एक एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है। हालांकि एज एक नंबर है, अगर आप फिट रहें तो,
लेकिन फिर भी ऑब्वियसली जब आप यंग होते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का फ़ायदा मिलता है, नई टेक्नोलॉजी के प्रति अडप्ट आराम से कर पाते हैं। जैसे मैं बहुत आराम से व्हाट्सएप के ऊपर भी जवाब दे देता हूँ, बड़े आराम से, मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी खासी है। नई किसी टेक्नोलॉजी को अडप्ट करने में मुझे आसानी होती है। मैं हाथ से भी लिख सकता हूँ, मैं टाइपिंग भी कर सकता हूँ, मैं बोल के भी लिख सकता हूँ। तो ऑब्वियसली एज में आने के बाद में चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। रही बात एक्सपीरियंस की, तो हाँ एक्सपीरियंस है, और 10 साल का एक्सपीरियंस पावर में होके भी और पावर में ना होते हुए का मज़ा लेना। क्योंकि उससे पहले वालों ने तो देखा, तो तब एलजी भी उनके थे, सरकार भी उनकी थी, केंद्र में सरकार भी उन्हीं की थी, मंत्री भी थे एमके एमपी साहब, थोड़ी चीज़ें ईजी थी, पुलिस उनके साथ थी, सीबीआई उनके कहीं में थी, ईडी किसी को पता नहीं थी। यहाँ पे एक परिस्थितियाँ हमेशा नॉर्मल नहीं रही, मतलब नैरेटिव थोड़ा सा आपके अगेंस्ट रहा, फिर भी उस ऑड परिस्थिति में भी जैसे आपने लोगों तक एक रीच करी और आपको जो ये सपोर्ट मिला, तो ये उसको आप और आगे बढ़ाने का ही आपका रहेगा प्रयास मेरे हिसाब से। देखिए, लोग कहते हैं या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं, लेकिन मेरी राजनीति के अंदर मैं जीता भी हूँ और सीखा भी हूँ। तो चलिए, ये अपने आप में एक पिक्यूलियर एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वजीरपुर में रहा कि ना सिर्फ दोनों बार बहुत अच्छी जीत हुई। पिछली बार 2020 में ऐसे क्षेत्रों को भी जीता जो पहले माना जाता था कि सिर्फ एक ही पार्टी जीत सकती है, लेकिन वहाँ पर जीते, अच्छे जीते। कोठियों में बहुत अच्छे वोट बराबर के आए, केशवपुर में जीत हुई। तो अपने आप में ये बड़े एक्सपीरियंसेस थे। बाकी एरिया तो हम जीत ही रहे थे। 2 काउंसिल जीते थे 2017 में, इस बार भी एक काउंसिल जीते और एक लगभग बराबर की सीट रह गई 150 वोटों की। ओवरऑल में भी आगे है, एमपीडी में भी, लोकसभा में भी जो बाकी विधानसभाओं से उससे सबसे अच्छा। नहीं, आपका रिपोर्ट कार्ड तो पिछली बारी जो आपके यहाँ के काउंसलर भी लड़े हैं वो भी बहुत पुरजोर तरीके से लड़े हैं। आपका एक काउंसलर ऑलरेडी है और दूसरा काउंसलर भी बनते बनते ही रह गया था। हाँ, और ये ओवरऑल दिल्ली में भी बहुत अच्छा आपका एक रहा है। हाँ, तो और एक चीज और जरूर मैं बोलूंगा सर कि हमने एक दिल्ली के विधायकों की रिपोर्ट कार्ड देखी थी और सर्वश्रेष्ठ विधायक लिस्ट में आप 3रे नंबर पे थे। तो उसको आप कैसे देखते हैं और उसके क्या कारण हैं? अब उसमें कारण थे, उसके अंदर उसमें मेंशन करा गया था। कुछ अखबारों में तो पूरी डिटेल में थी, सभी बड़े अखबारों में डिटेल आई थी, तो कुछ में डिटेल में दिया था उन्होंने कि उसमें अब जो पॉइंट्स थे वो एक तो अटेंडेंस का होता है कि आपकी कितनी अटेंडेंस है, जो मेरी 100% थी विधानसभा में भी। दूसरा होता है कि उसके अलावा, क्योंकि मैं 2 बड़ी कमेटीज का चेयरमैन हूँ पिटिशन और एस्टीमेट में, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें करी। उसमें कुछ कानून बदलवाए जो अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो उसमें जो काम कराया, जैसे कि एमएलए फंड पहले जल बोर्ड में सिर्फ पहले 1 करोड़ रुपए देने अलाउड थे, फिर वो भी बंद हो गए। तो अब वो कानून मैंने चेंज करा लिया है कि आप जितने मर्जी पैसे जल बोर्ड में दे सकते हो, जिसकी वजह से जल बोर्ड के ज़्यादा काम मैं करवा पाया, या अब भी करवा रहा हूँ, या आगे करवा पाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज वो लिमिट खत्म कर दी। बिल्कुल। तो वो कानून में बदलाव कर लिया। कभी कभी नए कानून आते हैं तो उसको हम ठीक करवाते हैं, उसको मॉडिफाई कराते हैं, वो बड़ी वजह थी। कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरे ऊपर नहीं है, वो एक वजह है उसके अंदर, उसके पॉइंट्स हैं उसके अंदर। फंड की एलोकेशन बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, बहुत अच्छे तरीके से पूरी विधानसभा में। ये नहीं कि एक ही जगह पैसा लगा दिया, एक ही एरिया में लगा दिया, वो इसमें एक रीजन था। और इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इस बात की होती है कि आप सवाल कितने उठाते हो विधानसभा में अपनी जनता के, और वो सवाल कैसे हैं। मतलब सिर्फ राजनीतिक सवाल, क्वालिटी ऑफ सवालों को है, और क्वालिटी के साथ साथ उसकी रेलेवेंस आम जनता तक। तो उसकी सफाई के ऊपर, शौचालय के ऊपर मैंने सवाल लगाए, और पानी के ऊपर सवाल लगाए, जो जनता के लगातार जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे बात करना। राजनीतिक मुद्दे तो ठीक है, होते रहते हैं, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों का सवाल, तो उन सब पॉइंट्स को मिला के उन्होंने लगाया। तो इसमें उन्होंने ये देखा कि पिछले 5 साल में मैं टॉप 3 में उसमें था। और धन्यवाद जनता का, जिन्होंने। नहीं राजेश जी, देखिए ये तो आपकी सबको पता है कि आपने इस क्षेत्र में जितनी पाइपलाइंस चेंज करवाई हैं, यहाँ तक कि केजरीवाल जी को भी बुला के आपने उनके स्पेशल फंड से भी इधर बहुत कार्य कराए। मैं खुद उसमें उपस्थित था, इसलिए मुझे वो चीज़ पता है। तो जो गंदे पानी की समस्या बहुत थी पहले यहाँ पे, उसको भी काफ़ी हद तक आपने सुधारने का कार्य किया है, जो आगे लोगों से भी हमें फीडबैक मिला है। बाकी थोड़ा प्रेशर का एक इशू होता है, जो पानी के प्रेशर का, हम उम्मीद करते हैं कि तीसरी बारी वो भी। देखो, उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात, आबादी लगातार बढ़ रही है और एलिवेशन तेज ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मकान को अगर आप देखें तो जो मकान 1 मंजिल 1.5 मंजिल का था, वो 4 मंजिल का हो गया। बिल्कुल। तो ऑब्वियस बात है, और पानी की खपत भी बढ़ी है। पहले आप याद करें तो एक जीन्स को हम 3-3, 4-4 दिन पहन लेते थे। आज लोग एक दिन में 2 बार कपड़े भी बदलते हैं।
और कोविड के आने के बाद में लोगों में हाइजीन का भी ज़्यादा रहा है, हाथ को बार बार धोते हैं, तो पानी खपत बढ़ी है, गाड़ी धोने के अंदर पानी यूज होता है। और वॉशिंग मशीन जो हाथ से धोते हैं तो 2 बाल्टी पानी लगता था, आज वॉशिंग मशीन आप जानते हैं फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बहुत पानी देती है। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिससे पानी खपत बढ़ी है, प्लस जैसे मैंने बताया एलिवेशन है। और सबके बावजूद अगर आप देखें, बड़ी मज़ेदार बात कि 1993 के अंदर दिल्ली में 1004 MTD पानी था। दिल्ली की आबादी थी 1 करोड़, अब दिल्ली की आबादी 3 करोड़ और पानी उतना ही है। तो वजीरपुर विधानसभा में भी ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम आई भी थी 2 साल पहले, जब आपको पता है कि मैं साइकिल ले लेके हल UGR पे और घरों के ऊपर जा रहा था। बिल्कुल। और उससे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने उस समस्या को खुद अपनी आंखों से देखा, पहचाना, उसमें सुधार करे। और आज मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मैंने उन सब चीज़ों को बहुत अच्छा कर लिया है और लगभग 99% विधानसभा ऐसी होगी जहाँ पर कोई समस्या नहीं है। 1-2% जो है, तो जैसे मैंने बताया कि अभी जो मैंने कानून बदलवाया 5वें साल में, ये MLA फंड का जो हुआ है, इससे अब के बाद में मैं ये सारा ही चेंज करा दूंगा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है राजेश जी। एक तो पहली चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जो हमें लोगों से भी फीडबैक मिला है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है। आप सुबह से लेके रात तक हर टाइम अवेलेबल रहते हैं जनता के लिए, तो ये भी आप इसके लिए भी साधुवाद के पात्र हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने क्षेत्र में बहुत कार्य कराए हैं, मगर उसमें से कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपके दिल के करीब होते हैं, जिसको आप करने से आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। तो उनमें से कोई 1-2 ऐसे कार्य हों जो आप जनता तक बताना भी चाहें। देखिए, हर काम की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। जब कभी पानी ना आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर रोड टूटे हुए तो दिक्कत हो सकती है, लाइट ना हो तो वहाँ कुछ गलत हो सकता है। लेकिन ये अपने ठीक कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, तो वो है एजुकेशन। मेरा मानना है कि जो दिल्ली सरकार के 15 स्कूल हैं विधानसभा में, दोनों शिफ्ट के मिला के, उसमें जो सुधार हुआ है, अगर आप उनके ऑडिटोरियम्स को देखें, उनके बच्चों के बेंचेस को देखेंगे, अगर आप उनके बोर्ड्स को देखेंगे, स्पोर्ट्स के अंदर जो बच्चे आज वो मेडल्स लेके आ रहे हैं वो देखेंगे। जब गांव के स्कूल को, जिसको टेंट वाला स्कूल कहते थे, आज उसको जो लोग टैलेंट वाला स्कूल कहते हैं, तो जब मैं वो सुनता हूँ, जब स्पोर्ट्स के बड़े शानदार फंक्शंस होते हैं, पहले उनके पास में साउंड सिस्टम भी नहीं होता था, आज इंटीग्रेटेड साउंड सिस्टम उनके ऑडिटोरियम में लगे हुए हैं। पहले स्कूल से बच्चे भाग जाते थे, आज वो अलग अलग स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। तो इन चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो एक बहुत ज़बरदस्त सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट है। बाकी चीज़ें होंगी, पहले भी हुई, आगे भी होंगी, फिर खराब होंगी, फिर ठीक होगी, रोड बनेगा, फिर टूटेगा, फिर बनेगा। हम अच्छा बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा लंबा चलेगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट बच्चे के अंदर है, एक बच्चा जब पढ़ जाता है ना, तो वो अपना घर, अपना देश, अपना समाज सब कुछ अच्छा कर लेता है। अगर देश को ताकतवर बनाना है तो बच्चे को पढ़ा दो। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जो मिलती है वो इस बात से मिलती है कि हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा माहौल दे पा रहे हैं। ये मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। नहीं, इसके लिए तो आपको देखिए, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड ओवर अप्रिशिएट किया गया है। जो वर्ल्ड क्लास स्कूल्स आप सरकार ने बनाए हैं पूरे दिल्ली में, हम खुद भी इसका अनुभव कर चुके हैं कि जो पहले समय में और आज में जो स्कूलों में बदलाव है, यहाँ तक कि बहुत अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी आज की डेट में सरकारी स्कूल में जाने से झिझकते नहीं हैं, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बदलाव है, जिसके लिए हम ज़रूर, आप देखिए, जो आप सरकार के अच्छे कार्य हैं, हमें वो भी जनता तक पहुँचाना है। तो उसके लिए तो आप और पूरी आपकी सरकार बहुत बधाई की पात्र है। आपको बताता हूँ, मेरे साथ में हमारे जो आम आदमी पार्टी की जो RW विंग है, उनके जो जिला अध्यक्ष हैं सतीश अग्रवाल जी, वो J ब्लॉक में रहते हैं। मैं उनको H ब्लॉक के स्कूल में ले गया, वो खुद पढ़े हुए हैं उसके अंदर। उनके साथ में J ब्लॉक एसोसिएशन के शायद महामंत्री हैं विजय शांडिल्य जी, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, वो भी गए थे। उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए स्कूल के ऑडिटोरियम को देख के। उनको बहुत अच्छा लगा कि स्कूल से पढ़े हो तब तो ऐसा पढ़ा, इतना शानदार है। तो हमने आज स्कूल को ऐसी पोजीशन में, वो जो खुशी दी, जो मुझे खुशी मिली और जो उनको खुशी मिली, वो अनमोल है। तो बस यही सपना है, यही अच्छा लगता है कि लोग तो आने वाली पीढ़ी का जो है रुझान, जो आज बच्चों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये तो देश के लिए भी बहुत आगे चल के वही बच्चे
समाज सेवा करेंगे, समाज को और उद्धार करेंगे उनका, तो ये बहुत ही नेक कार्य है। तो इसका तो पूरी पार्टी, आपके शेष नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज देखते हैं कि हमारे घर में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो बताती हैं कि हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग में मुझे जाना है इसलिए मैं आज नहीं आऊंगी। तो जो पहले कभी हम सुनते नहीं थे कि हाँ जी हमारी काम वाली भी इसलिए छुट्टी मारना चाह रही है कि उसको अपने बच्चे के स्कूल में उसकी रिपोर्ट कार्ड और उसके जो डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए टीचर्स के साथ मीटिंग होगी। कभी सरकारी स्कूलों में ये नहीं हम सुनते थे। ये भी एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। आपकी काम वाली ने छुट्टी मारी उसका मुझे दुख है। नहीं राजेश जी, देखिए ऐसी छुट्टियां अगर वो मारे और अगर हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन कुछ उस तबके के लिए भी हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए हम भी थोड़ा उस दिन काम करते हैं तो हमारी भी सबको बराबरी का दर्जा मिले। बिल्कुल सबको बराबरी का दर्जा जो है वो बहुत जरूरी है। और अच्छा, एक दो चीजें जरूर हैं जो अक्सर लोगों से हम पूछते हैं, बात होती है तो पता चलता है सर कि आवारा कुत्तों और पशुओं के लिए बहुत समस्या होती है। और साथ ही साथ जो पार्कों में स्मैकिए कभी बैठ जाते हैं, गंदगी फैलती है, पार्कों की साफ सफाई रख रखाव में थोड़ा जो कभी कभी कमियां दिखती हैं, उसको आप कैसे लेंगे और उसको आप उसके बारे में थोड़ा सा। देखो, मैं हमेशा डब्ल्यू की मीटिंग से बताता हूँ ये कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े, बंदर, मोर, जितने भी जानवरों का काम है ये एमसीडी के पास है, मेरे पास नहीं है। और इसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि मैं अपना कोई फंड लगा के कुछ कर दूँ, तो ये तो आपको निगम पार्षद ही बेहतर बता सकते हैं। रही बात पार्क्स की, बात करी, वजीरपुर विधानसभा में 697 पार्क्स हैं, बहुत सारे पार्क्स हैं। मुझे सिर्फ एक दिल्ली सरकार का है जो पार्क्स अभी, और वो बाकी सारे एमसीडी के हैं या डीडीए के। जो बहुत बड़े पार्क्स हैं वो डीडीए के, बाकी एमसीडी के। अब इसके अंदर प्रॉब्लम तो है, ठीक है, निगम पार्षद के पास है, लेकिन हमने इसका सोल्यूशन निकाला। अशोक विहार के बहुत सारे पार्क्स आप जाके पता कर सकते हैं, बहुत के अंदर बोर्ड लगाए हुए हैं। तो दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी डीपीजीएस के तहत हमने आरडब्ल्यू को ही गोद दे दी है। आरडब्ल्यू ने उसके पैसे लिए 2.5 लाख रुपए एकड़ हमने उनको दिए और आरडब्ल्यू उसको उसी पैसे से मेंटेन कर पा रही है। जो खूबसूरत पार्क आप देखते हैं अशोक विहार में बहुत सारे उसी पैसे से मेंटेन हो रहे हैं। तो हमने सारे पार्क नहीं, उसमें आरडब्ल्यू लेगी तो हम देते रहे। जब आरडब्ल्यू अगर कहीं नहीं है या लेने के लिए इच्छुक नहीं है तो ये थोड़ी सी समस्या आती है। लेकिन जहाँ आरडब्ल्यू है, लेने की इच्छुक है, हमें तो देने में कोई दिक्कत है ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि राजेश जी आरडब्ल्यू लेने की इच्छुक तो हो, मगर उनको लगे कि जो ये फंड मिल रहा है उसमें उतना मेंटेनेंस हो पाए या ना हो पाए, कहीं उसमें बढ़ोतरी या 2.5 लाख रुपए एकड़ एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। अच्छा, और साल का तो ये अच्छा खासा अमाउंट होता है। पार्क के छोटे छोटे पार्क भी अच्छे खासे बड़े अमाउंट के होते हैं। जहाँ कई जगह ऐसा होता है कि 4-5 पार्क होते हैं, तो एक पार्क ना देखें 5 पार्क देखें। एक सोसाइटी में 3, 4, 2, 5 पार्क है, तो सबको मिला के वो कई एकड़ हो जाता है। तो उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो आप माली रखते हैं और एक माली अगर आप रखते हैं तो 2-3 पार्क देख लेता है। एक पार्क के लिए थोड़ी होता है, रोज पार्क में काम नहीं होता। तो उसी से सब मेंटेन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। राजेश जी, आप तो इतने लोकप्रिय विधायक हैं, तो मैं इतना तो उम्मीद करता हूं कि शायद जो निगम पार्षद दूसरी पार्टी के भी हों, उनसे भी आप आगे लोगों के लिए सेवा में उनकी भागीदारी भी करके पार्टी में अलग उनको आप जोड़ के और कुछ लोगों तक अच्छा मैसेज दें। जनता को मैंने कभी किसी पार्टी में या पार्षद विधायक में नहीं बांटा है। अगर जो काम मैं कर सकता हूँ, बल्कि जो नहीं भी कर सकता हूँ उसके भी प्रयास करे हैं। जैसे पार्क में पटरी बननी है, अब मैं कह सकता हूँ निगम पार्षद के अंडर में, लेकिन मैंने बनाई है। आप बहुत सारे पार्क्स दे सकते हैं, मैंने लाइट्स लगाई है पार्क्स में, मैं आपको कल चल के दिखा सकता हूँ। काफी जगह है, मैंने पता भी है और लोगों ने बहुत फीडबैक भी दिया है। बेंचेस लग रहे हैं, लाइट्स हैं, मैं अपने फंड से लगा रहा हूँ, मेरे फंड से, लेकिन वो सब निगम पार्षद जी लगा सकते हैं। लेकिन हम उनको पैसे देकर उन कामों को मेंटेन करा रहे हैं। गलियां हैं, बहुत सारी गलियां जो अंदर की जिल की गलियां हैं, ज्यादातर 60 फुट से नीचे की, वो निगम पार्षद के अंडर में आती है। हम सोच रहे हैं कि मतलब थर्ड टाइम तो आप जीतेंगे और अगली बारी तीनों के तीनों पार्षद भी आपके ही रहेंगे, जिस तरह का आप मतलब सपोर्ट दे रहे हैं। यार आप मुझे उन बीजेपी के पार्षदों को मेरा दुश्मन बना दोगे। नहीं। अभी फिलहाल देखिए, वन थिंग एट ए टाइम वाली बात। चलिए, नहीं बिल्कुल। अभी मेरा ये मानना है कि अभी क्योंकि दिल्ली का चुनाव है
और दिल्ली के चुनाव पे तक अगर सीमित रहे तो अच्छा है। नहीं, आगे तो ऐसे तो लोकसभा का भी होगा, तो प्रधानमंत्री जी का भी होगा, तो ये तो एक वन एट ए टाइम करना चाहिए। तो फिलहाल दिल्ली के चुनाव की बात करते हैं। और एक चीज और है कि लोगों को कई बार ना सड़कों से लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये गली की सड़क, ये मेन सड़क, ये किसकी है किसकी नहीं है, कौन इसका केयर टेकर है, और इसी कंफ्यूजन में लोग राइट जगह अप्रोच नहीं करते हैं और कई काम कई बार रह जाते हैं। तो आप मोहल्ला न्यूज के माध्यम से आप थोड़ा लोगों तक एक कुछ क्लैरिटी कीजिए इस विषय के ऊपर। देखो, मेरा हमेशा कहना है कि फेडरेशंस को जो नई नई आरडब्ल्यूएस बनती हैं उनको टाइम टाइम पे सिखाना चाहिए, और क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, नई आरडब्ल्यू बनती है उसको नहीं पता होता कई बार। मोटे तौर पे जो 60 फुट का रोड है, उससे बड़ा रोड है वो पीडब्ल्यूडी का है, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। जो उससे छोटे रोड होते हैं, गलियाँ होती हैं, वो सारी की सारी एमसीडी के पास में आती हैं। पार्क्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि जो बड़े बड़े पार्क्स हैं वो डीडीए के हैं, जैसे अशोका पार्क है, महर्षि दयानंद पार्क है, हथौड़ा राम पार्क है, छतरीवाला पार्क है। ये जो पार्क्स है ये डीडीए के हैं। जो छोटे सोसाइटीज़ के पार्क है वो सब एमसीडी के पास में है। तो जो पेड़ पीडब्ल्यूडी के रोड में है वो ऑब्वियसली पीडब्ल्यूडी के हैं, जो 60 फुट के ऊपर के रोड है। और जो छोटे अंदर आपके मोहल्ले में जो भी पेड़ है, जिससे आजकल लोग बहुत परेशान है, घरों में घुस रहे हैं, धूप नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, वो सब निगम के पास में, एमसीडी के पास में है। जो लाइट्स है पीडब्ल्यूडी के रोड पे है तो पीडब्ल्यूडी की है, चाहे वो हाई मास्क हो, चाहे वो यूनिपोल्स हो जो बीच में लाइट्स लगी है। जो लाइट्स आपकी गली मोहल्ले में लग रही है वो सारी एमसीडी की हैं। उनको मैं एमएलए फंड से कुछ कामों को कर सकता हूँ। बड़ा सिंपल कहानी है, एसेट क्रिएशन। जो चीज़ मैं एक एसेट के तौर पे दे सकता हूँ, मैं आपको लाइट मैंने लगाई, हाई मास्क लगाई, एसेट है। रोड बनाया, एसेट है। बेंचेस लगाए, सॉरी, एसेट है। अगर मैंने गलियाँ बनाई तो वो एसेट है। तो मैं एमएलए फंड से उन कामों को करा सकता हूँ जो एमसीडी के मोटे तौर पर अंतर्गत आते हैं। डीडीए के लिए दूसरा एमएलए फंड नहीं लगता, उसमें डीडीए से बात करी जा सकती है। डीडीए भारत सरकार के अंतर्गत आती है। तो ये बात अगर आप लोग बताएंगे जनता को तो उनको थोड़ी आसानी होगी, कहाँ जाना है, कैसे करना है। ठीक है, लोग बार बार कहते हैं जी हम जिसे देख रहे हैं उसको सारे काम बताते हैं। सॉरी, मेरा सौभाग्य है, मुझे ज्यादा बताते हैं, मुझे ज्यादा मिलते हैं तो मुझे ज्यादा बताते हैं। नहीं देखिए, तो एक्सेसिबिलिटी कभी कभी ऐसा तो नहीं आपको लगता है कि वो मतलब जो लोगों तक एक रीच कई बार ज्यादा हो जाती है तो समस्याएं भी ज्यादा आप तक पहुंचती हैं? ऐसा तो नहीं है कि कोई विधायक का काम भी नहीं है फिर भी लोग आपके पास वो काम लेके आ जाते हैं और वो पता चलता है कि वो तो एमसीडी का या वो काउंसलर का या वो एमपी का काम है? देखो, बड़ी आम बात है। जिस जनता को अपना काम बताना है, वो जिसको प्यार करती है, जिसको वोट देती है, जिसको सामने दिखती है, उसको बताएगी। बहुत आम बात है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उनको भी बता देंगी, क्योंकि उनको लगता है हमने बनाया है, बात भी ठीक है, तो उनको बताना होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम उनको समझा भी पाएँ, उस काम को करवा भी पाएँ। मैंने पिछले 10 साल में किसी को बरगलाया नहीं है, झूठ नहीं बोला है कि मेरा नहीं है, उसका है। उसका है, बता दिया, कर दिया, लेकिन अगर कर सका तो। और अपना तो मैंने कभी कहा ही नहीं किसी और का है। और मुझे ऐसा लगता है कि सच बोलते रहो, झूठ बोलने में और सच्चाई जो है ये लोगों तक भी जाती है और वहां से फीडबैक भी आते हैं। झूठ बोलने में रोज नया बहाना चाहिए, सच बोलो, एक ही बार बोलो, वही चलता रहेगा। राजेश जी, एक चीज और है कि आपके विधायक बनने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में वजीरपुर विधानसभा को लेके आपने क्या क्या कार्य किए और आपको क्या क्या समस्याओं और चैलेंजेस को फेस करना पड़ा अपने हॉस्पिटल की डेवलपमेंट को लेके? देखिए, वजीरपुर विधानसभा में जब मैं विधायक बना तो दीपचंद मंदू अस्पताल तो तब भी बिल्डिंग तो थी, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट उसमें काम नहीं करता था। आज आप अगर उसमें देखें तो उसमें ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी, बच्चों का एक ऐसा सेंटर जो चाइल्ड एंड लेबर जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली के सबसे मशहूर डिपार्टमेंट में से एक दीपचंद मंदू में लोग दूर दूर तक आते हैं, क्योंकि लोग डिलीवरी के मामले में महिलाएं या परिवार बहुत ज़्यादा आज भी सरकारी अस्पताल पे यकीन करते हैं। कोरोना में जो ज़बरदस्त काम करा सब जानते हैं दीपचंद मंदू अस्पताल ने। इसके अलावा जो नशा लग जाता है उन बच्चों के लिए एक सेंटर है हमारे पास में नशा छुड़वाने के लिए, वो भी दीपचंद मंदू अस्पताल के अंदर है। बच्चों की अभी नीटू जो है वो लगा दी गई है। इसके अलावा मैंने अपने दोस्तों से कह के एक फुली इक्विप्ड वहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ी करी हुई है, आप जाके देख सकते हैं उसको, जो लोगों के काम में आए। तो दीपचंद मंदू अस्पताल आज कई काम कर रहा है। एक तो सुविधाएं दे रहा है, फैसिलिटीज़ दे रहा है, मेडिकल इमरजेंसी की सुविधाएं दे रहा है, साथ में वजीरपुर विधानसभा के बहुत लोगों को काम भी दे रहा है। जो लोग वहाँ पे एनओस का काम करते हैं, गार्ड्स का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, आप देखिए उन सबको रोजगार भी तो मिल रहा है। और मोटे तौर पे जो 100 लोग काम करते हैं तो 70-80 लोग वो हैं जो वजीरपुर विधानसभा के उसमें काम करते हैं। तो ये दीपचंद मंदू की बात है। इसके अलावा 10 मोहल्ला क्लिनिक है,
और उसमें वजीरपुर गांव के अंदर मंदिर के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक है जिसका हम किराया भी देते हैं, तो भगवान भी खुश है, पुजारी भी खुश है, आने वाला भी खुश है। तो मतलब लोग पूजा भी करने आए और साथ ही साथ स्वास्थ्य लाभ भी उठाएं। हाँ, और कैसे ये बहुत अच्छा है। हाँ। बहुत सारे पॉलीक्लिनिक्स हैं जिसके ऊपर हमने काफी सुधार करा है, बहुत अच्छे करे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि एक और हॉस्पिटल अगर 2 साल पहले पिछले साल की जो बजट स्क्रिप्ट थी उसके अंदर उसको अभी अप्रूवल मिल गया है। जो मेरा अगला क्वेश्चन वही था राजेश जी, आपने शायद मेरे मन को पढ़ा और उसको पढ़ के आपने जो ये बता रहे हैं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही था कि आने वाले समय में हम यहाँ और नए अस्पताल, नई डिस्पेंसरी खुलने का क्या हमारा आगे का कुछ विजन है? देखिए, एक बड़ी प्रॉब्लम सुंदरलाल जन अस्पताल की बंद होने से हुई, क्योंकि वो डीडीए की लैंड है, डीडीए ने वो दिया हुआ था, प्राइवेट हॉस्पिटल था। अब क्या उनका वो इश्यूज रहे कि उन्होंने बंद करा, किसी एक संस्था को दिया, वो नहीं चला पाई। अब बहुत टाइम हो गया है और मैं तो ये चाहूंगा कि भारत सरकार उसको लेके किसी से तो कम से कम चलवा ही ले, या दिल्ली सरकार को दे दे, हम तो बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन भी नेक्स्ट यही था कि अगर भारत सरकार दिल्ली सरकार को वो लैंड हैंड ओवर करे तो दिल्ली सरकार उस पे एक नया अच्छा अस्पताल हमारे इस क्षेत्र की जनता के लिए, जिसमें चैरिटेबल भी रहे, क्योंकि सुंदरलाल जैन हॉस्पिटल की जो मुझे याद है जमीन 1 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दी गई थी, और वो उस टाइम ये भी था कि इसमें 50% या एटलीस्ट 30% जो बिलो पॉवर्टी लाइन या फ्री चला देंगे, हमारी चैरिटेबल की जरूरत ही नहीं, दिल्ली सरकार के पास बजट है, हम फ्री चला देंगे। इसके अलावा हमारा जगत सिंह हॉस्पिटल भी है, इमरजेंसी सुविधाएं वहाँ भी मिलती ही हैं। वहाँ पर आपका एक्यूपंक्चर इसका बहुत ज़्यादा और बहुत ही मशहूर फिजियोथेरेपी का बहुत ही मशहूर सेंटर है, तो वो भी चलता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि केशवपुरम के अंदर एक ज़मीन है जो हॉस्पिटल के लिए पास हो चुकी है, तो उसके ऊपर दिल्ली सरकार अब काम कर रही है और होपफुली जल्दी उसकी रूपरेखा तैयार हो जाएगी जो केशवपुरम के। तो हम सोचें कि आने वाले समय में आपकी तीसरी बारी टेन्योर में हम यहाँ 2-3 और नए अस्पताल देख सकते हैं? 2-3 तो देखिए, एक सरकार देखिए डिमांड अगर थोड़ी ज्यादा रहे तो एटलीस्ट रहता है कि ठीक है, लेकिन जितनी जरूरत है, जैसे कि बहुत आपका विधानसभा में एक भी हॉस्पिटल है, ये ऑलरेडी दीपचंद मंदू भैया दूसरे का मैंने आपको बताया कि उसको पास हो चुका है, बाकायदा बजट के अंदर उसका ऐलान हुआ है केशवपुरम के अस्पताल का, तो वो भी है। उसके अलावा प्राइवेट भी हैं, तो जितनी ज़रूरत होगी, जैसी ज़रूरत होगी, जैसी आबादी होगी, उसके हिसाब से काम ज़रूर करते रहेंगे। और अक्सर ये देखा जाता है कि बारिशों में सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई भी, गुड़गांव भी, कई सारे और पूरे हिंदुस्तान के मेजर सिटीज़ पानी मग्न हो जाती हैं। तो इसके लिए जो वाटर लॉगिंग है और इन समस्याओं को लेके आप कुछ लोगों तक कैसे? देखो, आप रहते हो बीओ ब्लॉक में, उसके साथ है कंट्रोल पास। आपको याद होगा जब वहाँ पानी भरता है तो बसें डूब जाती थी, लेकिन आप याद कीजिए पिछले साल की बरसात को या उसके साथ पिछले साल की को, तो वहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं भर रहा है। उसकी बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पर एक पंप था, डीडीए की लाइन थी ऊपर, जहाँ पंप लगा हुआ था, वो एक पंप की इतनी ताकत नहीं हो पाती थी कि पानी को निकाल ले। मैं लगातार कोशिश करता रहा और भगवान की दया से वो मेरा प्रयास सफल हुआ। तो वहाँ अब मोटर की जो क्षमता है उसको बढ़ा दिया गया है और अब वो पानी आपने देखा था, इस बार हमने बिल्कुल भी नहीं भरने दिया। और डबल पंपिंग स्टेशन है अब, तो ये निकासी के ऊपर काम है। नाले तो हम साफ कराते ही रहते हैं पीडब्ल्यूडी के। कुछ थोड़ा बहुत कुछ अभी भी कुछ ऐसे एरियाज जो सुनने में आया है और हमने देखा भी है कि कहीं पानी जमता है, तो उसके लिए कुछ आगे का प्लान कुछ यही है। देखिए क्या होता है, कई जगह या तो नाला किसी वजह से कोई ब्लॉक हो जाए तो उसको देखना पड़ता है। जैसे वो शायद जो पुल बना था या उसके बाद कुछ नाला जो था अपना इंडस्ट्रियल एरिया वाला, वो मेट्रो के पास में एक जब मेट्रो बनी थी, तो जब मेट्रो बनी तो उन्होंने जो अंदर बनाया है उसके, तो उस वजह से एक नाले को थोड़ा नुकसान पहुंचा था DSIDC के, तो वो बनना है। लेकिन उसकी जगह का है, क्योंकि मेट्रो भी वहीं पे है, तो थोड़े सेंसिटिव इश्यूज है वो तो है। लेकिन उसमें हम पंपिंग करते हैं। हम आप कभी भी बरसात में देखिएगा वहाँ पे हमारी पंपिंग चालू हो जाती है, तो हमने उसकी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करी हुई है और जल्दी मेट्रो उसकी परमिशन दे तो हम उस एक और नाले को बना देंगे। एक अशोक विहार जो नॉर्थ दिल्ली की एक पॉश लोकेलिटी मानी जाती है, यहाँ अशोक विहार में रिक्रिएशनल सेंटर बनाने का एक कोई प्लान था, उसके बारे में कुछ आप अपडेट दें। नहीं, मैंने भी जब मैं विधायक बना तो मैंने भी ऐसा सुना कि कोई क्लब बनने वाला था और मैं डीडी में गया बात करने के लिए, लेकिन डीडी ने मुझे बताया कि जो क्लब था वो ऐसा क्लब नहीं था जैसे कि आप रोशनारा या शालीमार बाग या पंजाबी क्लब कुछ दिखते हैं या सुनते हैं।
क्योंकि वो जगह भी इतनी बड़ी नहीं थी। तो एक रिक्रिएशन सेंटर ऐसा था कि अंदर टेबल टेनिस की टेबल लग सकती थी या कैरम बोर्ड हो सकता था, बहुत हुआ तो बिलियर्ड्स और पूल का एक टेबल लग सकता था, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं था। और उसके बाद एक और बात थी कि देखिए वहाँ रामलीला होती थी, तो अगर कहीं और क्लब बन पाता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी रामलीला होती हो तो उस क्षेत्र को छेड़ना ठीक नहीं था। बाद में वो कैंसिल हो गया, उसको नहीं बनने दिया गया, डीडीए की तरफ से कैंसिल कर दिया गया। तो कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी जगह मिल जाए। फिलहाल एनजीटी बहुत सख्त है, जगह देने के लिए राजी नहीं है कि भाई कहीं पे ऐसी कोई रिक्रिएशन एक्टिविटी में कोशिश करते रहेंगे। देखिए कोशिश भी कीजिए, और एक ये लोगों की ना बहुत पॉपुलर डिमांड है, हम भी समझते हैं कि कुछ आपके होते हैं, कुछ स्पेस कंस्ट्रेंट्स होते हैं, में इस पे ध्यान देंगे, इस पे कोशिश करते हैं। एक रिक्रिएशनल सेंटर की बहुत डिमांड आई है, मतलब अशोक विहार जबकि पहले बसा, शालीमार बाग, प्रीतमपुरा बाद में बसे, वहाँ क्लब है अशोक विहार में इस तरह का। तो खेलने कूदने की जहाँ तक बात है उसके लिए तो मेजर ध्यान नहीं, खेलने कूदने की तो है, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर रहने दीजिए, कोशिश करेंगे फिर भी। ठीक है। और RWAs और फेडरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि ये पर्सनली मैं भी क्योंकि फेडरेशन का एक सदस्य हूँ, तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए और हमारी समस्याओं को आगे आप कैसे लेके चलेंगे इसके बारे में थोड़ा बताइए, और अपना रोड मैप बताइए कि फेडरेशंस और RWAs इनको स्ट्रेंथन करने का आपका क्या। देखिए मोटे तौर पे मैं ये जरूर कहना चाहूँगा सारे दर्शकों को कि मैं फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूं, तो जब भी हम कभी समस्या लेके गए हैं राजेश जी के पास, तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है उसको सुलझाने की, और कई बारी हमें सफलता भी मिली है, मगर कई बारी कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो, और कई बारी होता है कि इनकी परव्यू में भी नहीं होता है, तो वो शायद कुछ काम ना भी हुए हों, कुछ लोगों तक ठीक से मैसेज भी ना गया हो, बट इन्होंने, मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अपनी फुल एफर्ट्स दी हैं, अपना 100% दिया है। बाकी तो देखिए कई बारी कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें विधायक जी भी एक अपने लेवल तक जाके उनकी लिमिटेशंस हो जाती हैं, बट मैं जरूर कहूँगा कि थोड़ा और स्ट्रेंथन, थोड़ा और RWA को एम्पावर करने की, फेडरेशन को एम्पावर करने की एक ज़रूरत है। देखिए बात ऐसी है कि जब भी फेडरेशन ने या RWA ने मुझे कोई काम बताया, जैसे आपने बताया, तो हमने करे ही। और मोटे तौर पे अशोक विहार के हर ब्लॉक के अंदर RWA है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ 2-2, 3-3 बन गई है, थोड़ी बहुत कहा-सुनी झगड़े होते हैं उनके आपस में। लेकिन ये अच्छी बात है कि ज़्यादातर जगहों पे बन जाएगा, नहीं है जहाँ पर, ताकि हमें आसानी होती है काम करने में, बताने में। कई बार हम ऐसा होता है हम काम करते रहते हैं लेकिन बता भी नहीं पाते, क्योंकि अगर अब RWA नहीं है तो उन सबको बताना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो मुझे काम बताने में उन्हें दिक्कत होती है, मुझे करवाने के बाद बताने में दिक्कत होती है। तो अच्छी बात है, लगातार कोशिश ये रही है, और कोशिश करेंगे कि अगली बार इसको और ऑर्गेनाइज वे में कर पाएँ, जहाँ पे टाइम टू टाइम एक थोड़ा लोकल रिप्रेजेंटेटिव शेड्यूल्ड मैनर में हम मीटिंग्स कर पाए, ताकि एक पर्टिकुलर डेज और वो डिसाइडेड हो, ताकि लोगों तक बात पहुंच सके। अभी भी ठीक है, RWA ने मेरी बड़ी मदद करी है, मैं तो क्या कहूँगी, मैंने उनकी मदद करी है, मेरा तो कर्म और धर्म था ही। उन्होंने मेरी मदद करी है, मेरे काम को, मेरी बात को लोगों तक पहुँचाया है। लेकिन इस बार कोशिश ये रहेगी कि और शेड्यूल्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोगों तक बात को पहुँचा भी सके और उनकी बात मेरे तक आ सके। तो इस बार और कोशिश करेंगे, आप लोगों के माध्यम से इसको और आसान करेंगे। राजेश जी, एक और चीज़ अक्सर टीवी पे देखी जाती है कि अशोक विहार में पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी बढ़ा रहता है और दिक्कतें हैं उसके चलते, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे पॉल्यूशन को? देखिए, जो आप टीवी पे देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो दिख रहा होता है वो भी सत्य नहीं होता। ये आप भी जानते हैं कि ये संभव ही नहीं है कि मंगोलपुरी के किसी चौक से, ब्रिटानिया से, जनरल स्टोर से, या कहीं आदर्श नगर के चौक से, या आज़ाद मार्केट से, या आज़ादपुर से अशोक विहार में पोल्यूशन ज़्यादा हो जाए। ये संभव नहीं है। दरअसल जो वो मशीन लगी हुई है, वो लगी हुई है जहाँ पर मेट्रो का प्लांट लग रहा है। आपने देखा होगा, जो हम नानक देव गुरुद्वारे जाए तो उसके सामने मेट्रो का प्लांट है, उसी की तरफ वो मशीन लगी हुई है। तो क्योंकि वो इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, तो ऑब्वियसली वो दिखाती है कि पोल्यूशन है। तो अशोक विहार का ना दिखा तो साइट का दिखा रही होती है। ठीक है, लोग मिसलीडिंग होते हैं, लेकिन ये आप भी जैसे समझदार हैं, जैसे मैंने कहा कि ये संभव ही नहीं है कि उन एरिया में पोल्यूशन कम हो या ज़्यादा हो। हैविंग सेड दैट, आपने अगर देखा हो तो मैंने सारी सेंटर वन चेंज कर दी, उनको ऊंचा कर दिया। उसको ऊंचा करने से क्या हुआ कि एक तो ग्रीनरी हो गई, उन्हें साफ करना आसान हो गया। गाड़ी जब धुआं मारती है तो मिट्टी में मारती है तो मिट्टी उड़ती है, जो PM 2.5 के जो कण होते हैं उनको उड़ाती थी। अब वो ऊंची हो गई तो गाड़ी का धुआं उस पर लग ही नहीं रहा
है ना। तो ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा असर डाल रही है। साथ में क्योंकि उसमें कट्स बहुत कम है तो उसको पार नहीं कराता तो उसमें एक्सीडेंट होने के खतरे कम हो जाते हैं, चाहे वो इंसान से हो या आवारा पशुओं से हो। तो इन पे पूरा काम करा गया, ये आप जानते हैं, आप देखते ही हैं। तो वो जो पोल्यूशन की आप बात बता रहे हैं तो उसकी जैसे मैंने आपको रीजन बताया कि नीचे की तरफ उतर के आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट बहुत बड़ी है। उसी की कुछ ऐसा भी हो कि जो पॉल्यूशन को थोड़ा सा कम करने के लिए कुछ वहां पे जैसे कुछ मशीनरी लगाई जाए जो पॉल्यूशन ऑलरेडी इस तरह मैंने बताया सेंटर पर सारी चेंज करी। कॉन्टिन्यूस आप मेन रोड्स पे देख लीजिए, आपको फॉगिंग की हमारी मशीन दिखाई देंगी, जो फॉगिंग कह रहा हूँ सॉरी, अपने जो स्प्रिंकल वाटर वाली वो वहाँ पे मशीन चल रही है। जो सफाई हो रही है वो वैक्यूम से करा रही है बड़े रोड्स पे, अगर आप वो भी आप देख रही है, वो भी देख रही है आप। ग्रीनरी आपको बताइए अशोक विहार के अंदर ग्रीन और बढ़ा दिया है फेडरेशन और ग्रीन हैंड्स मिलकर रेगुलर प्लांटेशन ड्राइव आपके साथ भी कर चुकी है कई बार। इसीलिए जो काम हमने अशोक जो रोडों के ऊपर है, अगर रोड आप देखें तो कोई ऐसा खराब नहीं है कि आपको जी खड्डा है तो वहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। आप अपने घर से यहाँ तक आए, मैं गारंटी देता हूँ गाड़ी कहीं आपकी हिली डुली नहीं होगी, सीधा ही आगे होगी। तो इसलिए बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमने कर भी दिए हैं और आगे भी जैसे मैं कह रहा हूँ उसको करते भी रहेंगे और बेटर करेंगे उसको। अगर आपकी सरकार को और पावर मिले तो दिल्ली में हम उम्मीद करें कि लॉ एंड ऑर्डर और बाकी ऐसी भी कुछ समस्याएं हैं जो और सुधरने का हम ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हम लोग बहुत हाथ बंध जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले क्या होता था कि 3 थाने मेरे विधानसभा क्षेत्र में, उसका चेयरमैन एमएलए हुआ करता था, मैं ही था। लेकिन जब दिल्ली में 67 सीट्स एक ही पार्टी की हमारी आ गई तो कानून बदल के एमपी साहब को उसका चेयरमैन बना दिया। अब एमपी साहब को इतना टाइम कहाँ है कि वो पूरी लोकसभा में मीटिंग्स कराते रहे, हम तो करा लेते थे AWS से आप लोगों की। तो वो एक बड़ी दिक्कत हुई। और जब भी हम पुलिस वालों से बात करते हैं, बेचारे अगर वो करना भी चाहें, मैं SHO से बात करता रहता हूँ जब जरूरत होती है, लेकिन वो करना भी चाहें तो उन पर ऑफिशियल्स नहीं है, उन पर बीट पे अफसर नहीं है। तो अपने आप में एक बड़ी समस्या है और दिल्ली को यूटी होने का एक नुकसान सहना पड़ता है। अब इसके ऊपर जरूर लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से इस पे काम हो। कोर्ट्स को सोचना चाहिए, संविधान निर्माताओं को सोचना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली को उसके हक की चीज़ें मिलें और दिल्ली को उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी मिले। हमने कैमरास तो लगाए, आपको मालूम ही है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग तसल्ली से सो सकें अपने घर में। हम गेट भी लगा रहे हैं, हम कैमरास लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर पुलिस के पर्सोनल्स बढ़े और वो थोड़ी सी पेट्रोलिंग को ज़्यादा बढ़ाए, मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है इस टाइम। आपने हेल्थ में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, CCTVs और भी कई कार्य किए हैं और आगे इसको और कैसे लेके चलना चाहेंगे अपनी स्पेशली इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके, आप थोड़ा उसका जैसे मैंने अभी आपको रोड का बताया, एक भी रोड ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो आप कहोगे भी खराब है, दिल्ली सरकार का है ना। बल्कि M30 के रोड भी मैं लगातार बनाए चले जा रहा हूँ। अभी अगर आप देखें तो गाँव में इस वक्त भी सारी सड़कें बन रही हैं जो नहीं थी। ऐसे रोड जो पहले थे ही नहीं उनको बनाया जा रहा है। कई सालों में MCD की रोड्स हैं उनमें फंड दे के मैं बनवाई चला जा रहा हूँ, जैसे आपके ब्लॉक्स में भी बनवाए थे। हाँ जी, उनमें भी लगातार काम हो रहा है। जैसे वाटर लॉगिंग का आपने कहा तो मुझे याद आया कि जहाँ पर रहते हैं BA ब्लॉक के बाहर ही एक नया अलग नाला बनाया, जो पानी आपके अंदर भागता था, बनाया ताकि वाटर लॉगिंग उसमें ना हो पाए। तो जो रोड्स है उनको बनाया जा रहा है। और आप अगर पुल को देखें, जब आप प्रेमवाड़ी से आते हैं, देखिए पुल को आज भी कितना मेंटेन करा हुआ है। अगर आप इधर की तरफ देखें कि जो वजीरपुर का पुल बना, देखो ये अपने आप पे क्लासिक एग्जाम्पल है। उस पुल को हमने 104 करोड़ रुपये सस्ता बनाया, ठीक है। उसी टाइम पे एक और पुल बन रहा था, रानी झांसी, ठीक है ना, जो फिल्मिस्तान से लेके 30,000 तक का पुल है। 15 साल में वो पुल बना था। देखिए उसकी स्टैटिस्टिक्स तो बहुत पुरानी है। उसकी कीमत बढ़ती गई नहीं, वो दोनों समकालीन पुल थे। वो पिछला चला आ रहा था, वो बाद में बना और हमने बाद में शुरू करा, पहले खत्म कर दिया, क्योंकि उसमें बार बार वो पैसा बढ़ाते गए, कॉन्ट्रैक्टर भागते गए, बजट लेते गए। लेकिन हमने एक ही बार में खत्म करा, 104 करोड़ में बचाए। पूरी दिल्ली की जो फ्री की दवाइयाँ हैं वो 100 करोड़ रुपए की हैं, एक पुल से निकाल ली। और बात एक पुल की नहीं है, अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो देखो रजौरी का पुल है, मोती नगर का पुल है, और आज लगातार वो पुल, इसी रेंज में भी 5 पुल आपको दिखाई दे जाएंगे। दिल्ली में पिछले 62 सालों में इतने पुल बने थे, 9 सालों में हमें 32 पुल बनानी है। और उसके ऊपर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। आज 5,000 बस्ती में दिल्ली में आज 7700
1400 बसें चलती हैं और वजीरपुर की विधानसभा के अंदर ही अगर आप जहाँ स्टॉप देखेंगे इलेक्ट्रिक बसें, साफ सुथरी बसें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये भी बहुत रोड्स का मैंने बता दिया, लाइट्स आप देख लीजिए कितनी महिलाओं को भी ट्रेवलिंग में बहुत हेल्प मिलती है, स्पेशली उनके जब टिकट नहीं लगता है। मेट्रो का आप देखिए कि जो मेट्रो की एक लाइन थी कन्हैया नगर वाली, केशवपुरम वाली तो चालू थी, लेकिन वो आउटर रिंग रोड वाली जिसको अक्सर हम यूज करते हैं आउटर रिंग रोड के लिए, वो हमारी सरकार के आते हुए बनी। उधर जो नया बन रहा है, जो सत्यवती से आप नीचे उतरते हैं, मैं कहता हूँ शायद भारत में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ऐसा मॉडल नहीं है जहाँ बीच में मेट्रो दोनों तरफ पुल है, एलिवेटेड जो बन रहे हैं, जो आपने देखे। उसका नाम भी अशोक विहार मेट्रो स्टेशन है, अगर आप वहाँ देखें तो दोनों। ये बहुत अच्छी बात है कि अशोक विहार मेट्रो स्टेशन नाम दिया है। हाँ, तो क्योंकि अशोक विहार की पहचान भी होनी चाहिए, और आप वजीरपुर की विधानसभा के आप एमएलए भी हैं 2 बारी से। एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा, जो शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन है, अगर उसका शालीमार बाग अशोक विहार साथ में दोनों का नाम हो जाए, वो एक आपसे निवेदन है। मुझे नहीं पता कि आपकी कितनी पावर है, कैसे आप आगे इसको लेके चलेंगे, मगर एक ये हमने आपके जब मग्गू जी होते थे, हमने एमपी साहब थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके थ्रू भी एक बार चिट्ठी भिजवाई थी, बट पता नहीं किसी रीजन से उस पर कार्य नहीं हुआ। मैं कई बार उनसे मिला हुआ हूँ, तो बात यही थी कि जो नाम एक बार रख दिया गया उसको बदलने में बहुत दिक्कत होती है, पहचान की वजह से, खर्चे की वजह से, और कई कारण थे। तो यही हुआ कि उसके बाद में जब उसका नाम उन्होंने अशोक विहार रखा तो फिर ऑब्जेक्शंस आए कि उसका नाम ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन बस यही रहा। मैंने मग्गू जी को यही याद दिलाया कि जो नाम आपने रख दिया बस वही ठीक है, जब आपने उसका चेंज नहीं करा, जबकि वो तो तब पड़ गया था जब मैं विधायक नहीं था, तो दूसरा भी क्यों चेंज करा जाए। तो आज भी उसका नाम अशोक विहार है। उसमें एक सजेशन है, जैसे कुछ मेट्रो स्टेशंस में ड्यूल नेम है, उससे दिक्कत हुई थी, इसलिए मना करा गया, तो ड्यूल नेम्स की वजह से दिक्कत हुई थी। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें उन्होंने उसका नाम जब नहीं बदला, तो हमने जो आज नाम पड़ा हुआ उसको हम भी नहीं बदलने दे, उसका नाम अशोक विहार है, तो अशोक विहार रखा हुआ है हमने। मेरे कार्यकाल में आने के बाद में तो मैंने नाम हमने अशोक विहार, मतलब आज की डेट में मेट्रो की एक लाइन पे भी अशोक विहार का नाम आपकी एफर्ट से आया है। हाँ, बिल्कुल है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, और आने वाले समय में अशोक विहार में मेट्रो कुछ और रूट्स ऐसे हों जो अशोक विहार निवासी हैं, वजीरपुर विधानसभा के निवासी हैं, मेट्रो सेवाएं, बस सेवाएं थोड़ी और विस्तृत हों। उसके लिए मोहल्ला बसों को चलाने का प्रपोजल है, उसके प्लान्स बना के दिए भी हुए हैं, ताकि जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं उससे बस की कनेक्टिविटी बने, हमको अपनी गाड़ी ना ले जानी पड़े, और वो जो मोहल्ला बसें, जो छोटी बसें होंगी, वो आपको घर से ले जाकर मेट्रो स्टेशन ले जाए, उसके ऊपर प्लानिंग चलिए कि चारों तरफ हमारे मेट्रो है, तो अगर हमको ये कनेक्टिविटी और मिल जाती है तो और अच्छा होगा। राजेश जी, आपसे बात करते में ऐसा पता ही नहीं चल रहा, समय का भी नहीं पता चल रहा, आप इतने सजग रूप से मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, आपसे बात करके इतना मजा आ रहा है कि मन कर रहा है कि और बातें करें, बट आपका भी कीमती समय, आने वाला इलेक्शन टाइम सामने सर पे है, तो मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मगर आपसे एक पर्सनल सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। पर्सनल सवाल ये है कि हम देखते हैं अक्सर आप रात में 12 बजे भी शादी में जाते हैं और सुबह 5 बजे भी प्रभात फेरी में आ जाते हैं, तो आप सोते कब हैं और घर वालों को कब समय दे पाते हैं? थोड़ा सा, मतलब ये पर्सनल है मगर ये जनता भी थोड़ा सा आपसे सुनना चाहेगी कि हाउ यू मैनेज योर टाइम, एंड ये क्या आपका लोगों के प्रति रुझाव, लोगों के प्रति और अपने समाज के प्रति सेवा भाव है कि आप कैसे ना कैसे करके समाज के साथ अपना समय निकाल ही लेते हैं? क्योंकि आपकी एक्सेसिबिलिटी पे तो इवन किसी और पार्टी के भी कोई कार्यकर्ता हो वो भी कहते हैं कि यू गिव एवरीबडी सफिशिएंट टाइम, सबसे मिलते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? फैमिली का और सोने का कब समय निकलता है? देखो, जहाँ तक फैमिली की बात है तो वो तो अब एक्सटेंडेड फैमिली है। जो लोग आपके क्षेत्र में रहते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको जिताते हैं, जो आपसे उम्मीदें करते हैं, जिन्होंने आपको ना भी जिताया लेकिन क्योंकि वो आप ही की जिम्मेवारी बनते हैं, तो वो एक्सटेंडेड फैमिली है। तो पहले एक आम आदमी की छोटी फैमिली होती है, लेकिन जैसे कि टीचर की तरफ 2 बच्चे नहीं होते, वो 40 बच्चे जो उसके यहाँ पढ़ते हैं वो भी उसके बच्चे होते हैं। ऐसे एक विधायक की फैमिली सिर्फ उसका वो घर नहीं है जहाँ वो आके सो जाता है, बल्कि वो लोग भी हैं जो उसके क्षेत्र में रहते हैं। रही बात आपने सोने की करी, तो मैंने एक आदत डाल ली है, क्योंकि रात को शादियाँ होती हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और अशोक विहार वाले तो शादी भी भाई बहुत दूर दूर करते हैं। कुछ शादियाँ गुड़गांव में होती है, कुछ अलीपुर में होती है, और शादी में तो मैं खुद था, और अजय गोयल के साथ, आप अजय गोयल की बिटिया की शादी में तो आप भी थे। और सुबह प्रभात फेरियाँ 5 बजे होंगी, अब फिर शुरू हो गई हैं। साइकिल चलाई तो सुबह चलाई, सुबह योगा करा तो पार्क में गया, थोड़ा मैं पार्क में कर लेता हूँ। तो एक आदत सी पड़ गई है, वो ये है कि जब मैं ट्रैवलिंग टाइम में होता हूँ तो मैं एक पावर नैप ले लेता हूँ, अक्सर गाड़ी में ही ले लेता हूँ, तो वो आदत पड़ गई है।
और सुबह इतना उठता हूँ, इतना चलता हूँ, इसलिए इतनी पूड़ी हजम कर पा रहा हूँ, नहीं तो इतनी पूड़ियाँ मैं रोज कुछ खा रहा हूँ। ऐसा रिग्रेट तो नहीं लगता कि आपकी फैमिली, आपके बच्चों को आप उतना समय जितना देना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं और जन सेवा में ज्यादा आप देखिए ये डेडिकेटेड है? मेरी अपनी चॉइस है। अगर आप दुनिया में देखो बहुत लोग आते हैं और अपनी चौथी पीढ़ी से ज़्यादा किसी को याद नहीं है, यानी अपने परदादा के पिताजी का नाम बहुत कम लोगों को याद होगा। तो अगर आप जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हो जीवन की लोग आपको याद रखें, अगर आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपको उसकी कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और मेरी अपनी चॉइस है, मैंने अपनी मर्जी से करा है, किसी ने थोपा नहीं। मुझे अच्छा लगता है जब कोई लेडी मुझे आके कहती है मेरे बच्चे का अच्छा एडमिशन हो गया, उसके अच्छे नंबर आए हैं, उसमें मेरा कोई योगदान है, मुझे अच्छा लगता है। जब कोई आगे कहता है नहीं मेरे पिताजी का अच्छा इलाज हो गया, मुझे अच्छा लगता है। जब भी कहता है भैया आपने लाइट लगाई है बहुत अच्छी लग गई, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो जब किसी को अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा लगता है, और जब किसी को कोई तकलीफ होती है तो मुझे इस बात का दुख होता है। तो ये जीवन सार्थक बनाने का एक प्रयास है। और जैसे मैंने कहा भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज मैं छोटी उम्र में 2 बार का विधायक हूँ, 2 बड़ी कमेटीज का चेयरमैन हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, बहुत सारी जगहों का प्रभारी हूँ, कईयों का सह प्रभारी हूँ, मैं दिल्ली का उपाध्यक्ष हूँ, मैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली का प्रभारी हूँ। मेरी जनता ने मुझे बहुत कुछ दिया। जैसे आपने कहा कि कोई को दोबारा नहीं जिताया विधानसभा ने, लेकिन मुझे रिकॉर्ड वोटों से जिताया और बहुत प्यार दिया मेरे को। मैं अपनी विपक्षी पार्टियों का भी धन्यवाद करता हूँ इस विधानसभा में, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ही संयम तरीके से मुझसे बातें रखी, कभी विरोध भी करा। तो जैसे अक्सर शराब नीति के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन मैं तो आपको बताऊं जिस केशवपुरम में आप बैठे हुए यहाँ पे 9 ठेके थे एक मॉल के अंदर, उन ठेकों को मैंने बंद करा दिया। सिर्फ एक अभी जाते हुए देख लेना, सिर्फ एक ठेका रह गया, 8 मैंने बंद करा दिया उसके अंदर। ऐसी एक ठेका SFS के अंदर खुला फेज 4 में। मैं मतलब मुझे इतनी खुशी मिलती है, इतना गर्व महसूस होता है जब ऐसा प्यार मिलता है कि वहाँ की RWO ने वहाँ पर प्रदर्शन करा और लिखा अनुरोध प्रदर्शन। उन्होंने कहा हमारे विधायक अच्छे हैं तो विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, अनुरोध करेंगे। और मैंने उनसे वादा किया कि मैं तभी SFS में आऊँगा जब उस ठेके को बंद करा दूंगा। मैंने कराया, वो ठेका बंद हो गया। RWO ने मुझे बुलाया और मैं गया SFS फेज 4 की मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आपको इतना प्यार मिले, जब आपको इतना सम्मान मिले, जब आपको इतनी इज्जत मिले, तो उसके लिए तो कुछ घंटों की नींद अगर आपको छोड़नी पड़े तो छोड़ देनी चाहिए। तो अब एक और सवाल है, और वो मेरा अकेले का नहीं, क्षेत्र की सभी जनता का है। अगर आप तीसरी बारी हैट्रिक लगाते हैं तो हम क्या उम्मीद करें कि आप हमारे मंत्री भी बनेंगे दिल्ली सरकार में? देखिए मैंने अभी बताया कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। नहीं, ये थोड़ा सा आप मॉडेस्ट होके ना बोलिए, आप एक लोगों की इच्छा को जो है उसको आगे। नहीं, ये सच में, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, ये तो जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका अधिकार होता है वो किसको मंत्रिमंडल में लेते हैं। मेरा बस ये कहना है, ये मेरा आपसे वादा है जो 10 साल में मैं करता रहा, कि मैंने एक बात कही थी, मैं आपको नाम लेके बताता हूँ, वो उस बात से बड़े खुश होते हैं। एक बार जब व्यापार मंडल में मेरी पहली मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था कि राजू नारंग जी जो वहीं आपके वहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप जीत जाओगे तो क्या करोगे। तो मैंने कहा था मैं खौफ खत्म कर दूंगा विधायक का, मुझसे मिलना, मुझसे बात करना, मेरे घर आना बहुत आसान हो जाएगा, बल्कि मैं लोगों के घर जाया करूँगा। लेकिन मैंने वो करा। 10 साल से मैं उस काम को लगातार कर रहा हूँ। मेरा आगे भी यही होगा कि मैं यही चाहता हूँ। आज आदरणीय मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हुई है, और जो आज मैं टीवी में देख रहा हूँ, एक राजनीतिक आदमी होने के बावजूद जो प्यार, स्नेह, सम्मान उन्हें मिल रहा है, तो आपके जाने के बाद में लोग आपको कैसा दिखते हैं, कैसा सोचते हैं, वो आपके जीवन को बताता है आपने कैसा जीवन जिया। और जीवन अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा सम्मान रहना चाहिए, मनमोहन सिंह जैसा सम्मान रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर उनके पैर के नाखून जितना हम कर पाएँ, अगर भगवान कृष्ण से, गुरु गोविंद जी से कुछ सीख पाए, अगर हमें राम की मर्यादाओं के बारे में कुछ, हम उसके बारे में कुछ कर पाएँ, उसमें रह पाए, तो मुझे लगता है जीवन सार्थक हो सकता है। मैंने फिर काम पैर के नाखून नहीं है, उनके बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन उस सबके बावजूद वो हमारे रोल मॉडल्स हैं। भगत सिंह हमारे रोल मॉडल हैं, सुभाष चंद्र बोस हमारे रोल मॉडल हैं। उन सबसे हम सीखें, और अगर 1% भी कर पाएंगे तो मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज और मेरा देश और मेरी प्यारी सी दिल्ली और वजीरपुर विधानसभा सब चमकेंगे। तो आप सबके सहयोग से मेरी ऐसी आशा है कि आप सबका प्यार, सम्मान ऐसे ही बना रहेगा, और हम इस विधानसभा को दिल्ली की बेस्ट, दिल्ली को देश की बेस्ट, और भारत को दुनिया का बेस्ट देश बना के रहेगा। और मतलब अगली बारी विधायक की जो सर्वश्रेष्ठ विधायक की लिस्ट में आपका 3rd से 1st रैंक आना निश्चित है, ये हम उम्मीद करते हैं। और आपसे हकीकत में बात करने में ना समय पता चल पा रहा है, और आप इतने सजग रूप से आप आंसर्स दे रहे हैं कि मैं और भी आपसे 15-20 क्वेश्चन पूछूं तो मुझे लगता है, और आउट ऑफ सिलेबस कहीं कुछ भी पूछ रहा हूं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जवाब दे रहे हैं। पहले तो पूरी जनता को मोहल्ला न्यूज के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई
लोकप्रिय ऐसे ही नहीं बनता है। लोकप्रिय बनने के लिए आपको लोकप्रिय कार्य भी करने पड़ते हैं, जो राजेश जी ने करके दिखाए हैं पिछले 10 सालों में, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हैट्रिक लगा के मंत्री बन के ही आए। ये मैसेज हमारे अरविंद जी तक भी पहुंचे, और ये मैसेज राजेश जी के थ्रू मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी इस क्षेत्र की जनता राजेश जी को तीसरी बारी जिताने में पूरा सहयोग देगी। और तीसरी बारी जीतने के बाद अरविंद जी, ये आप तक छोड़ा, ये हमारे मिनिस्टर बनने चाहिए। धन्यवाद।